मैं मनोज हरिदत्त शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं धुरीना परिवार की तरफ से। अभी 12वीं कक्षा का साइको का पेपर बाकी है। उस पेपर के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। जो मनोविज्ञान का पेपर है, अपना जो सिलेबस है 12वीं कक्षा का, प्रत्येक पाठ में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, प्रत्येक अध्याय में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। प्रत्येक अध्याय की इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, पूरा सिलेबस तो करेंगे नहीं। प्रत्येक पाठ में जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। आज शुरू करें पहला पाठ। पाठ का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। पहला अपना पाठ रहेगा मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। ये अपना पहला पाठ है। यहां से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता दूंगा। विभिन्नता का अर्थ क्या है? विभिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं होंगे। दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं होंगे। उन व्यक्तियों में बहुत सारा अंतर पाया जाएगा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, स्वैंगात्मक, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज। यही अंतर विभिन्नता के नाम से जाना जाएगा। मान लो हम घर में 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, सभी सदस्यों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग है, सभी सदस्यों की सोचने की क्षमता अलग है, सभी सदस्यों का रूप रंग अलग है। अर्थात आपस में हम परिवार के सदस्य भी नहीं मिल रहे हैं। यही अंतर किसके नाम से जाना जाता है? विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। अब देखें पहली लाइन तो ये जो ये विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रतिपादक गाल्टन को माना जाता है। गाल्टन को माना जाता है। आपको केवल पाठ की सारांश ही बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट लाइन है वही बताऊंगा। उसके बाद देखें इस पाठ में एक शब्द दिया गया है स्थितिवाद। स्थितिवाद ये पिछली बार भी 12th में पूछा गया था एग्जाम में कि स्थितिवाद क्या है। ये पिछली बार आ चुका है 12th में। स्थितिवाद किसे कहेंगे? कि व्यक्ति को तत्कालिक परिस्थितियां प्रभावित करती है, या व्यक्ति के व्यवहार पर तत्कालिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। जैसे अभी की बात की जाए तो कोविड-19 तत्कालिक परिस्थिति है ना। कोविड-19 ये परिस्थिति थी। इस परिस्थिति का हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? जो व्यक्ति पहले 24 घंटे घूमने का कार्य करता था, उस व्यक्ति को लॉकडाउन में घर रहना पड़ा। जो मजदूर मजदूरी करने के लिए अपना गांव, अपना घर छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर गए हुए थे, वो दोबारा से उस स्थान को छोड़ करके अपने घर पे आना शुरू कर दिए। वो स्थिति, वही परिस्थिति किसके नाम से जानी जाती है? स्थितिवाद के नाम से पूछा जाता है। देखें स्थितिवाद में क्या होगा? व्यक्ति के व्यवहार पर तत्कालिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। तत्कालिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कोरोना के कारण, कोविड-19 कोरोना के कारण घर पे रहना, तो ये व्यक्ति के व्यवहार पर तत्कालिक परिस्थिति का प्रभाव पड़ा है। उसके बाद पहले पाठ में एक शब्द दिया गया है उद्दीपक। उद्दीपक ये भी एक शब्द दे रखा है, शब्दावली पूछी जाएगी। उद्दीपक किसे कहेंगे? कि कोई भी वस्तु या पद
जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। उद्दीपक अर्थ क्या है? कोई भी वस्तु या पद जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मान लो अगर अपना एग्जाम नहीं होता तो हम पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होते। अगर सीधे हमें 12वीं पास करवा देती सरकार बिना पेपर लिए तो हम पढ़ने में रुचि नहीं लेते। वही चीज क्या कहलाती है? उद्दीपक कहलाती है। उद्दीपक का अर्थ है कोई भी वस्तु या पद जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। फिर एक शब्द दिया गया है अनुक्रिया। अनुक्रिया शब्दावली पेपर में पूछी जाती है। अनु का अर्थ क्या हो गया? पीछा करना, पीछा करना। और क्रिया का अर्थ क्या हो गया? कार्य करना, कार्य करना। तो पीछा करते हुए कार्य करना, पीछा करते हुए कार्य करने क्या कहलाता है? अनुक्रिया। किसका पीछा करते हुए? उद्दीपक का पीछा करते हुए। अनुक्रिया का अर्थ होता है निर्धारित किए गए उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो भी प्रयास और कोशिशें करता है वे अनुक्रिया कहलाती है। बताऊंगा कैसे, एक बार ये देखें। निर्धारित किए गए उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो भी प्रयास व कोशिशें करता है वे अनुक्रिया कहलाती है। अनुक्रिया कहलाती है। जैसे आप में से प्रत्येक विद्यार्थी ने यह निर्धारित कर लिया कि कक्षा 12 में कितने प्रतिशत अंक लाने हैं? 90%, 95% अंक लाने हैं। तो इन अंकों को प्राप्त करने के लिए जो रोजाना आप 10 घंटे अध्ययन करते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, वो 10 घंटे पढ़ना क्या कहलाएगा? अनुक्रिया कहलाएगा। तो 90% हमारे लिए उद्दीपक हो गया और इसको प्राप्त करने के लिए रोजाना 10 घंटे पढ़ेंगे। वही 10 घंटे पढ़ना किसके नाम से जाना जाएगा? अनुक्रिया के नाम से जाना जाएगा। फिर एक शब्द है अभिरुचि। अभिरुचि क्या होता है? पहले मैं भाषा शैली बताऊं फिर आपको उदाहरण बताऊंगा। अभिरुचि में क्या होता है? किसी अन्य वस्तु या लक्ष्य की तुलना में, किसी अन्य वस्तु या लक्ष्य की तुलना में केवल एक ही वस्तु या लक्ष्य पर ध्यान देना, ध्यान देना, वो चीज क्या कहलाती है? अभिरुचि। जैसे मान लो कोई बालक है, कोई बालक, हम में से ही कोई बालक डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है। कोई है वो खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई है वो अभिनेता बनना चाहता है, कोई राजनेता बनना चाहता है। तो ये जो चीज है, डॉक्टर बनना चाहता है तो उसने और कहीं ध्यान ही नहीं दिया, सारा ध्यान किस पर दे दिया? डॉक्टर पर। कोई अभिनेता हीरो बनना चाहता है तो फिर उसने सभी स्थानों को छोड़ करके अपना ध्यान कलाकारी पर दे दिया। कोई चित्रकार बनना चाहता है, वही चीज क्या कहलाती है? अभिरुचि के नाम से जानी जाती है। फिर एक शब्द दे रखा है अभिक्षमता। अभिक्षमता, अभिक्षमता, अभिक्षमता किसे कहेंगे?
व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, आंतरिक शक्ति, आंतरिक शक्ति भी कह सकते हैं, आंतरिक इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं। आंतरिक शक्ति जिसके आधार पर, जिसके आधार पर वह किसी कौशल को प्राप्त कर सके, प्राप्त कर सके। अर्थात जो हमारी आंतरिक इच्छा शक्ति है, आंतरिक संकल्प शक्ति है, आंतरिक कार्य योजना है, वही योजना किसके नाम से जानी जाएगी? अभिक्षमता के नाम से जानी जाएगी। उसके बाद देखें, एक शब्द है मूल्य। व्यक्ति के व्यवहार की, व्यक्ति के व्यवहार की वे आदर्श परिस्थिति, अच्छी, आदर्श को हम अच्छी कह सकते हैं, वे आदर्श परिस्थिति जिसे समाज ने मान्यता दी है। व्यक्ति के व्यवहार की वे आदर्श या अच्छी परिस्थिति जिसे समाज ने मान्यता दी है। मूल्यों में किसको शामिल किया जाएगा? जैसे दया, करुणा, प्रेम, सहयोग, नैतिकता, ये जो चीजें वो क्या कहलाती है? मूल्य है। जैसे एक कोई गरीब व्यक्ति है, भिखारी है, या कोई गरीब व्यक्ति है, उसको दान देना या भीख देना मूल्य के अंतर्गत है। जैसे अभी आपने देखा होगा, कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण बड़े बड़े लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए दान में दिए, लाखों करोड़ों रुपए दान में दिए। तो वो चीज क्या है? मूल्य है। उन चीजों को क्या माना जाएगा? मूल्य माना जाएगा। उसके बाद अपना टॉपिक आता है पहले पार्ट में, मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन। मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन या मूल्यांकन, कि व्यक्ति के गुण किस प्रकार से नापे जाएंगे, या मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन की विधियां, बात एक ही है। या तो मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, या मूल्यांकन की किन किन विधियों को काम में लिया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि मूल्यांकन का अर्थ क्या है? मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो मूल्यांकन का अर्थ क्या रहेगा? निर्णय देना। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? निर्णय देना, निर्णय देना, ये रहेगा। अब मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां काम में ली जाएगी? तो आपकी जो 12वीं कक्षा की साइको की जो बुक है ना, उसमें 3 या 4 विधियों का वर्णन किया गया है। मूल्यांकन में साइको की 3 या 4 विधियों को काम में लिया गया है। जैसे पहली विधि बता रखी है व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्ति इतिहास विधि इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति इतिहास विधि पूछी भी जाती है पेपर में। जो व्यक्ति इतिहास विधि है, इस विधि के प्रतिपादक रहेंगे टाइडमैन, प्रतिपादक टाइडमैन। जो व्यक्ति इतिहास विधि है, इस विधि में मनोवैज्ञानिक बालक के माता पिता, दादा दादी, परिवार के सदस्य, अध्यापक,
मित्र, बालक के जो भी मित्र है, अध्यापक मित्र आदि सभी से बालक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक है वो बालक के माता पिता से मिलेगा, मित्रों से मिलेगा, परिवार के लोगों से मिलेगा, अध्यापकों से मिलेगा। फिर पूछा जाएगा कि बालक वो किस प्रकृति का है, कैसा है, बालक में अवगुण कितने हैं, बालक में गुण कितने हैं, बालक सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या कार्य करता है। उन सभी की सूचनाएं वो मनोवैज्ञानिक उनसे लेगा। उसके बाद मनोवैज्ञानिक बालक के बारे में बता देगा कि बालक में गुणों की संख्या अधिक है या बालक में अवगुणों की संख्या अधिक है। अब देखें, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि जो असामान्य बालक है, असामान्य बालक चाहे वो प्रतिभाशाली बालक है, चाहे वो बाल अपराधी बालक है, चाहे वो मंदबुद्धि बालक है, चाहे वो कक्षा से पलायन करने वाला बालक है, अगर पूछा जाए कि असामान्य बालक के व्यवहार का अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो अपना उत्तर रहेगा व्यक्ति इतिहास विधि। देखें, असामान्य बालक के व्यवहार का अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि व्यक्ति इतिहास विधि है। व्यक्ति इतिहास विधि है। तो ये आपको याद रखनी है, व्यक्ति इतिहास विधि। दूसरी विधि देखें जो इंपॉर्टेंट है, प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि, ऑब्जर्वेशन, प्रक्षेपण को ऑब्जर्वेशन कहेंगे, प्रक्षेपण विधि। इसमें भी क्या होता है देखें, पहली बात तो ये कि प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किया है सिगमंड फ्रायड ने। अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रक्षेपण विधि में किस मन का अध्ययन किया जाता है, चेतन का, अर्धचेतन का या अचेतन का। तो जितने भी प्रक्षेपी विधियां होती है उन सभी विधियों में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। प्रक्षेपण का अर्थ होता है दूसरों के ऊपर थोपना, प्रक्षेपण करना, दूसरों के ऊपर थोप देना, लगा देना कि आपको ऐसा कार्य करना ही पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे आप स्कूल चले गए तो 10 से 4 तक आपको स्कूल में ही रहना पड़ेगा, स्कूल के नियमों को, कानूनों को मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानोगे तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो जो प्रक्षेपी विधि है, प्रक्षेपण विधि में अचेतन मन का, ये इंपॉर्टेंट है, लाइन पूछी जाती है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इसमें मनोवैज्ञानिक बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो प्रक्षेपी में 3 ही लाइनें हैं कि प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया है, प्रक्षेपी विधि में बालक के अचेतन मन का अध्ययन किया जाएगा, और इस विधि में मनोवैज्ञानिक के द्वारा बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अपनी अगली विधि इसमें दे रखी है अंतर्दर्शन विधि। जो अंतर्दर्शन विधि है, अंतर्दर्शन विधि को ही
आत्म प्रतिवेदन भी कहा जाता है, आत्म प्रतिवेदन विधि, ये कह सकते हैं हम आत्म प्रतिवेदन, आत्म प्रतिवेदन विधि। जो आत्म प्रतिवेदन है इसी का दूसरा नाम रहेगा अंतर्दर्शन विधि। अंदर की ओर देखना, अंतर दर्शन विधि। जो आत्म प्रतिवेदन विधि है इसके प्रतिपादक माने जाते हैं विलियम वुंट, और सहयोगी माने जाते हैं टिश्नर। सहयोगी माने जाते हैं टिश्नर। इस विधि में मनोवैज्ञानिक का कोई योगदान नहीं रहता है, मनोवैज्ञानिक का कोई योगदान नहीं है। आत्म प्रतिवेदन, खुद के बारे में अपनी सूचनाएं देना, खुद के बारे में खुद ही लिखना। तो इस विधि में व्यक्ति है वो विभिन्न परिस्थितियों में, सुख में, दुख में, भय में, क्रोध में, व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, स्वयं ही अपने व्यवहार को अभिव्यक्त करता है या स्वयं ही अपने व्यवहार के बारे में लिखता चला जाता है। इस वजह से इस विधि को अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, क्योंकि व्यक्ति अपने बारे में कभी भी गलत नहीं लिखेगा, व्यक्ति अपने बारे में हमेशा ही अच्छा अच्छा लिखेगा, है ना। तो इस विधि में मनोवैज्ञानिक को मनोवैज्ञानिक को महत्व नहीं दिया जाता है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक को महत्व नहीं दिया जाएगा। व्यक्ति स्वयं विभिन्न परिस्थितियों में जैसे सुख दुख, भय, क्रोध, ये सारी चीजें विभिन्न परिस्थितियों में अपने व्यवहार का अध्ययन करता है और स्वयं ही अपने बारे में निष्कर्ष देता है, स्वयं ही अपने बारे में निष्कर्ष देता है। वर्तमान में यह अवैज्ञानिक विधि है। ये अपनी विधि रहेगी आत्म प्रतिवेदन। दोबारा से फिर बताऊंगा मैं आपको। अंतिम विधि है साक्षात्कार विधि। तो साक्षात्कार है, साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ है उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप। साक्षात्कार का अर्थ क्या रहेगा? उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप। देखें कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी विषय पर जो भी उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप करते हैं,
चीत कह सकते हैं, बात चीत करते हैं, जो भी उद्देश्यपूर्ण बातचीत या वार्तालाप करते हैं वही साक्षात्कार कहलाता है। वही साक्षात्कार कहलाता है। तो ये आपकी विधियां हैं। उसके बाद अपने टॉपिक में आता है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के बारे में बताना है, पहले ही पाठ में बुद्धि के बारे में हमें बताना है। देखें क्या है बुद्धि के बारे में। बुद्धि किसे कहेंगे? बुद्धि एक ऐसी मानसिक शक्ति है या एक ऐसी मानसिक योग्यता है जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। किसी भी विषय पर या किसी भी कार्य पर चिंतन को काम में लेता है। चिंतन का अर्थ होता है सोच विचार करना। चिंतन को काम में लेता है और नई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर ले। तो तीन चीजें होगी, समस्या का समाधान करेगा, किसी भी कार्य पर चिंतन को काम में लेगा और नई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करेगा। देखिए बुद्धि में क्या लिखना है। बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है मानसिक तत्व है जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। अपनी समस्याओं का समाधान करता है किसी भी विषय पर चिंतन को काम में लेता है। सोच विचार करना, चिंतन किसे कहेंगे? सोच विचार करना। सोच विचार, चिंतन को काम में लेता है तथा नई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। नई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। उसके बाद देखें, अगर पूछा जाए कि बुद्धि के संबंध में शोध करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक कौन है? पीछे भी ये प्रश्न 12th क्लास में पूछा गया था मनोविज्ञान में कि बुद्धि के संबंध में सर्वप्रथम शोध कार्य किसने किया है। इंपॉर्टेंट लाइन है। तो बुद्धि के संबंध में सर्वप्रथम शोध कार्य किया है एल्फ्रेड बीने ने। इंपॉर्टेंट देखें, बुद्धि के संबंध में सर्वप्रथम शोध कार्य एल्फ्रेड बीने ने किया। सर्वप्रथम शोध कार्य एल्फ्रेड बीने ने किया। देखिए अपनी पुस्तक में 12वीं में
बीने की परिभाषा भी दी गई है बुद्धि के लिए। क्या परिभाषा है देखें, एल्फ्रेड बीने बुद्धि की क्या परिभाषा देते हैं कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, निर्देश, आविष्कार और आलोचना। तो ये बुद्धि की परिभाषा कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, निर्देश, आविष्कार और आलोचना। उसके बाद अपने जो पाठ है, अध्याय है, उसमें दे रखे हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के कई सिद्धांत रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। पहला सिद्धांत आता है एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत, जो एक तत्व सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक रहेंगे एल्फ्रेड बीने। प्रतिपादक है एल्फ्रेड बीने। अब एल्फ्रेड बीने अपने सिद्धांत में क्या लिखता है, देखे क्या है कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित विभिन्न मानसिक शक्तियां, मानसिक शक्ति किसे कहेंगे? मानसिक शक्ति का अर्थ है जैसे तर्क वितर्क, जैसे वाद विवाद, जैसे निर्णय, कल्पना, ये सारी क्या कहलाएगी? मानसिक शक्ति कहलाएगी। तो मनुष्य के शरीर में उपस्थित विभिन्न मानसिक शक्तियां मिलकर एक तत्व के रूप में कार्य करती है और यही तत्व और यही एक तत्व बुद्धि के नाम से जाना जाता है। बुद्धि के नाम से जाना जाता है। एल्फ्रेड बीने लिखता है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार्य करेगा, चाहे वो अच्छा कार्य करे चाहे वो बुरा कार्य करे, उन सभी कार्यों पर किस तत्व का नियंत्रण रहेगा? इस एक तत्व का नियंत्रण रहेगा। मनुष्य के सभी कार्यों पर इस एक तत्व का नियंत्रण होता है। इसी कारण बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत को निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। देखें, बुद्धि के, देखें, मनुष्य के सभी कार्यों पर इस एक तत्व का नियंत्रण होता है। इस एक तत्व का नियंत्रण होता है, अतः इसे
बुद्धि का निरंकुशतावादी सिद्धांत में निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये अपना पहला सिद्धांत है, एक तत्व सिद्धांत। उसके बाद दूसरा सिद्धांत रहेगा द्वितत्व सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत अपना बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत। जो बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक रहेगा स्पीयरमैन। एल्फ्रेड बीने ने तो बुद्धि में केवल एक तत्व बताया था। स्पीयरमैन है ये बुद्धि में दो तत्व बताता है, जी तत्व और एस तत्व। जी तत्व और एस तत्व। और स्पीयरमैन है वो इन दोनों ही तत्व की कुछ विशेषताएं बताएगा कि जी तत्व की विशेषता कौन सी है और एस तत्व की विशेषता कौन सी है। देखें, स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो तत्व बताए। कौन कौन से बताए हैं? एक तो बताया जी तत्व और एक बताया है एस तत्व। अब स्पीयरमैन ने इन दोनों ही तत्व की कुछ विशेषता बताई है। क्या है? इधर हम लिखेंगे जी तत्व की विशेषता और उधर हम लिखेंगे एस तत्व की विशेषता। जो जी तत्व है ये जन्मजात होता है। जी तत्व तो जन्मजात होता है और जो एस तत्व है ये अर्जित होता है। अर्जित होता है। उसके बाद देखें, जो जी तत्व है ये सामान्य तत्व है और ये विशिष्ट तत्व है। जो जी तत्व है ये सभी मानसिक कार्यों में पाया जाता है। मनुष्य अपने जीवन में जितने भी कार्य करता है सभी मानसिक कार्यों में पाया जाएगा। ये सभी मानसिक कार्यों में पाया जाता है। और जो एस तत्व है ये केवल विशिष्ट कार्यों में पाया जाता है। अब देखें, अगर हमें यह पूछा जाए कि स्पीयरमैन ने इन दोनों तत्वों में से, जी तत्व में से और एस तत्व में से अधिक महत्वपूर्ण तत्व किसे माना है, तो जी तत्व अधिक महत्वपूर्ण होता है। 2 मिनट। अधिक महत्वपूर्ण होता है। दोनों में अधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो डी तत्व। जहां से हमने शुरू किया था एक बार उसको देखें। मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रतिपादक रहेगा गाल्टन। दो व्यक्ति कभी भी आपस में समान नहीं होंगे, यही अंतर विभिन्नताओं के नाम से जाना जाएगा। स्थितिवाद का अर्थ रहेगा व्यक्ति के व्यवहार पर तत्कालिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है,
जैसे कोरोना के कारण प्रत्येक व्यक्ति घर में रहना शुरू कर देता है। उद्दीपक का अर्थ है कोई भी वस्तु या पद जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अनुक्रिया, निर्धारित किए गए उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या पशु जो भी प्रयास और कोशिशें करता है वो अनुक्रिया के नाम से जानी जाती है। अभिरुचि, किसी अन्य वस्तु या लक्ष्य की तुलना में एक ही वस्तु पर या एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना, जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, खिलाड़ी बनना, ये चीजें। अभिक्षमता का अर्थ है व्यक्ति की आंतरिक शक्ति या संकल्प शक्ति जिसके आधार पर वह किसी भी कौशल को प्राप्त कर सकता है या सीख सकता है। मूल्य का अर्थ है व्यक्ति के व्यवहार की वे आदर्श या अच्छी परिस्थिति जिसे समाज ने मान्यता दी है, जैसे गरीब व्यक्ति को या भिखारी को दान देना। मनोवैज्ञानिक गुणों के मूल्यांकन की विधियां। मूल्यांकन का अर्थ है निर्णय देना। पहली विधि है व्यक्ति इतिहास विधि, प्रतिपादक रहेंगे टाइडमैन। इस विधि में मनोवैज्ञानिक बालक के माता पिता से, परिवार के सदस्यों से, अध्यापक से मिलता है और बालक के बारे में सूचनाएं लेता है। जो व्यक्ति इतिहास विधि है ये असामान्य बालकों के व्यवहार का पता लगाने की सबसे अच्छी विधि है। प्रक्षेपी विधि में प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किया है सिगमंड फ्रायड ने। प्रक्षेपण विधियों में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और प्रक्षेपण विधियों में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आत्म प्रतिवेदन, इसे अंतर्दर्शन भी कहा जाता है। इस विधि के प्रतिपादक विलियम वुंट है और सहयोग टिचनर ने दिया है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक को महत्व नहीं दिया जाता है। व्यक्ति स्वयं विभिन्न परिस्थितियों में अपने कार्य और व्यवहार का अध्ययन करता है, अतः यह विधि वर्तमान में मनोवैज्ञानिक विधि है। साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ रहेगा उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप, कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों में किसी भी विषय को लेकर के जो भी उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप की जाती है वही साक्षात्कार के नाम से जानी जाती है। बुद्धि, तो बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है, किसी भी विषय पर चिंतन करता है और नई परिस्थितियों में समायोजन को स्थापित करता है। बुद्धि के संबंध में सर्वप्रथम शोध कार्य किया गया अल्फ्रेड बीने के द्वारा। बीने बुद्धि की परिभाषा देता है कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, निर्देश, आविष्कार और आलोचना। बुद्धि के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत। प्रतिपादक रहेंगे अल्फ्रेड बीने। बीने का मानना है कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार की मानसिक शक्तियां मिलकर के एक तत्व के रूप में कार्य करती है। इसी तत्व को बुद्धि के नाम से जाना जाता है और इस तत्व का मनुष्य के सभी कार्यों पर नियंत्रण रहता है, अतः इसे बुद्धि का निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा अपना सिद्धांत आता है द्वितत्व सिद्धांत। प्रतिपादक रहेंगे स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि में 2 तत्व बताए हैं, जी तत्व और एस तत्व। दोनों तत्व की अलग अलग विशेषता है। जी तत्व जन्मजात होता है, एस तत्व अर्जित है। जी तत्व सामान्य है, एस तत्व विशिष्ट है। जी तत्व मनुष्य के सभी मानसिक कार्यों में पाया जाता है और एस तत्व मनुष्य के केवल विशिष्ट कार्यों में पाया जाता है। स्पीयरमैन ने जी तत्व को अधिक महत्वपूर्ण माना है। इससे आगे अपने कल करेंगे बुद्धि के सिद्धांत। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।